हेलो बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। जनरली हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सेंटेंस क्या है, फिर सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें सेंटेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस है वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ complete sense. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Is called a sentence. हमें यहाँ से समझना होगा सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। लेकिन बात इतने से ख़त्म नहीं होती, आगे भी देखना है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि जिसका पूर्ण अर्थ हो, जिसका पूर्ण अर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें हमने देखा जो एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे आकर के और पूरा अर्थ दे रहा है, तभी वो सेंटेंस है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अगर हम इसी को लिख दें, इज़ फ्रेंड ही माई, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं है इस सेंटेंस का, और इसका कंप्लीट सेंस है। तो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस के परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम आते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कौन से हैं। तो जनरली हमारे मन में आता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड सो ऑन। लेकिन जब सेंटेंस के प्रकार की बात करी जाए स्ट्रक्चर के आधार पर, तो वो तीन होते हैं। वो बच्चों होते हैं तीन। उनमें होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, जो हमने अभी आपको बताया था। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। और अब हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेंटेंस आप क्लियर हो गया आपको। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। ए सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट and only one finite verb, only one finite verb. This is most important point here. सब्जेक्ट तो हम सभी लोग जानते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में डूअर होता है,
कुछ कार्य करता है, जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। बट व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब, हम कैसे जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है? अगर हम ये पहचान जाए फाइनाइट वर्ब क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि हम सेंटेंस के किस रूप में जा रहे हैं। तो ये जानने से पहले हमको जानना होगा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, वर्ब का कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं। वर्ब क्या है? जनरली हम लोग पढ़ते हैं वर्ब के प्रकार। तो जब वर्ब के प्रकार पढ़ते हैं तो वर्ब के प्रकार दो हो जाते हैं, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब इन्हीं दोनों में अगर हम डिफरेंस जान लें तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल है और या सिंपल नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें देखना है फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है हम लोग सीखते हैं। ए फाइनाइट वर्ब, a finite verb follows the number person and tense of the subject in the sentence। हम लोग देखते हैं फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है या क्रिया का वह रूप होता है जो वाक्य में दिए गए कर्ता के नंबर, पर्सन और उसके टेंस को फॉलो करे या उसके टेंस के अनुसार आए। या सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता के अनुसार आता है। क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता के अनुसार आता है वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब कर्ता के अनुसार का मतलब है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, या फिर कर्ता ने पास्ट टेंस में कार्य किया है तो उसके अनुसार मुख्य क्रिया का जो फॉर्म होता है वो आएगा। प्रेजेंट टेंस में कार्य करता है तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार फॉर्म आएगा। तो इस प्रकार से जब क्रिया अपने कर्ता के अनुसार बदलती रहती है, जो क्रिया या उसी के अनुसार प्रयोग की जाती है, वो क्रिया जो है, वो वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब होती है। हम लोग जितने भी टेंस पढ़ते हैं उनमें जनरली हम लोगों ने पढ़ा है फाइनाइट वर्ब के रूप में। तो फाइनाइट वर्ब में हमारी आ जाती हैं आपकी मेन वर्ब, जैसे है मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, ये जनरली हमें फाइनाइट वर्ब में मिल जाती हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमारी जो हैं वो फाइनाइट वर्ब में आती हैं और मेन वर्ब भी हमारी फाइनाइट वर्ब में आती हैं, जो कर्ता की क्रिया के कार्य के क्रिया करने के रूप को दर्शाती हैं। एक सेंटेंस से हम लोग समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जैसे शी हैज़ गॉन टू कानपुर। शी हैज़ गॉन टू कानपुर। अगला सेंटेंस जैसे शी हैज़ गॉन टू कानपुर टू सी हर सिस्टर। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है। यहाँ पर जो वर्ब है वो हैज़ गॉन और यहाँ पर भी हैज़ गॉन, इसमें आगे कोई वर्ब नहीं मिल रही। लेकिन इसमें जब हम आगे पढ़ रहे हैं दूसरे सेंटेंस में तो हमें आगे जा कर के मिले टू सी। मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे होंगे कि सी हैज़ गॉन टू कानपुर ओनली एक सेंटेंस है और दूसरा है सी हैज़ गॉन टू कानपुर टू सी हर सिस्टर। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हैज़ गॉन आया है और बाद में भी देखा है कि टू सी आया है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब।
लेकिन अब हमें यहीं से डिफरेंस पता चल जाएगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो बच्चों आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि हैज़ लगा है तो कौन सा टेंस हो गया, सभी लोगों को पता है। हैज़ हैव क्रिया जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, और हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो होती है जिससे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म तो हम उसके जो एक प्रयोग होता है तीसरे नंबर पे आ रही तो थर्ड फॉर्म कह दिए, लेकिन उसका जो एक्चुअल जब नाम है लेंगे, नाम लिखेंगे या बोलेंगे तो होती पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हमने हैज़ का प्रयोग किया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दी उसकी। तो हम जानते हैं कि अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो दो सहायक क्रिया होती हैं, हैज़ और हैव, लेकिन आपने हैज़ लगाया क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि सी सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं ये आपको पता है कि सी सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, यानी हम समझ गए कि ये हैज़ जो है किसके अनुसार आई है, अपने कर्ता के अनुसार आई है। और अगर हैज़ लगाया है, टेंस बताना है परफेक्ट, तो हमें थर्ड फॉर्म भी लगाना होता है। तो यानी ये वर्ब भी किसको फॉलो कर रही है, अपने सब्जेक्ट के टेंस को फॉलो कर रही है। तो यही बात हमने बताई थी कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस को डिनोट करती है, उसके अनुसार चेंज होती रहती है, उसके अनुसार प्रयोग की जाती है, वही हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। तो हमें ये तो पता चल गया ये फाइनाइट वर्ब है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर देखिए टू के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ थर्ड फॉर्म तो नहीं आया, जबकि टेंस तो परफेक्ट है, यहाँ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो अगर यहाँ नहीं आया तो या तो हम अज्ञानतावश ये कह सकते हैं ये गलत है, या अगर हमें जानकारी है तो हम समझ जाएंगे कि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है बल्कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर अपने सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसके नंबर, पर्सन या टेंस का कोई प्रभाव नहीं है। इसका जो अपना स्वरूप होता है कि टू के साथ टू प्लस V1 ये अपने स्वरूप में यहाँ पर प्रयोग की गई है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव जो है वो नॉन फाइनाइट में आता है, तो ये नॉन फाइनाइट है। तो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब मिली है। तो अब मेन बात पे आते हैं कि सेंटेंस हमारा सिंपल है कि नहीं है। तो हम फिर से अपने डेफिनेशन में जाते हैं। ए सिंपल सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी वर्ब कितनी भी हो हमारे सेंटेंस में, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितनी होनी चाहिए? ओनली वन। तो हमने देखा कि इसमें तो एक ही वर्ब है, वही फाइनाइट वर्ब है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस हो गया बच्चों? ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। और नीचे वाले में जाते हैं। इसमें देखो जो एक भ्रम की स्थिति बन सकती थी उसको मैंने क्लियर किया। हैज़ गॉन भी मैंने लिखा और इधर टू सी लिखा। तो आप देख सकते हो कि हैज़ गॉन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार है अपने, और टू सी उस पर कोई प्रभाव नहीं, वो नॉन फाइनाइट है। तो जब वर्ब कितनी भी हो लेकिन वो फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, वो नॉन फाइनाइट है। तो फाइनाइट जब हमारे पास केवल एक है, कितनी है फाइनाइट वर्ब? केवल एक। तो जब केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है तो ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एग्जांपल लेकर के बच्चों हम लोग देखते हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। बहुत सरल शब्दों में आपको ध्यान रखना है, क्रिया का वह रूप जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या कार्य करने के समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, वही फाइनाइट वर्ब होती है। और जैसे देखते हैं हम, बहुत सिंपल हम पढ़ते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। जैसे आप पढ़ते हो, जो हम लोग जनरली पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ SEIS, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। तो वो क्यों? वो यही नियम है, क्योंकि हमेशा जो फाइनाइट, जब भी हम वर्ब का कॉन्सेप्ट लेंगे तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं राम गोज़ टू स्कूल डेली।
राम गोज़ टू स्कूल डेली। जबकि दूसरी जगह बोलते हैं कि दे गो टू स्कूल डेली। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें वर्ब कितनी है। ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं यहाँ भी एक वर्ब है और यहाँ भी एक वर्ब है। पहले में गोज़ है और दूसरे में गो है। तो क्यों, जबकि टेंस एक ही है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो वर्ब की जो प्रयोग है इनमें अंतर कैसे आ गया। तो यहाँ जो रूट काज जो है वो यही है, हमें देखना है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। सब्जेक्ट का नंबर क्या, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और जो दे सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। यहाँ डिफरेंस क्लियर हो गया। आप जानते हो यही डिफरेंस जो है आगे वर्ब में भी डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, पीछे आप पढ़ भी लिए हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट को ही फॉलो करती है। तो चूँकि टेंस तो आपने जान लिया इंडेफिनिट टेंस है, तो अब आप बात ये निकल के आती है कि राम के साथ गोज़ क्यों गया, क्यों लगाना पड़ा, और दे के साथ गो क्यों लगाना पड़ा, इसमें यस क्यों नहीं लगा। तो हम पहले तो ये जान लें कि जितनी भी हमारी मेन वर्ब होती हैं या एक्शन वर्ब जिसे हम बोलते हैं, एक्शन वर्ब, जो भी हमारी एक्शन वर्ब होती हैं वो जो अपने रूट फॉर्म जो है उनका रूट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है बच्चों, प्लूरल होता है। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम पढ़ते हैं गो, कम, ईट, गो, कम, ईट, अन्य जितनी भी एक्स्ट्रा जितनी भी वर्ब हैं वो अपने रूट फॉर्म जो उनका फॉर्म है वो प्लूरल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को, वर्ब बोले तो मेन वर्ब जिसे बोलते हो एक्शन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर ये नियम नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस एस जोड़ा जाता है, जबकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस एस जोड़ा जाता है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम फिर अपनी बात पे आते हैं। इसीलिए देखो मैंने बताया कि वर्ब प्लूरल है और हमारा सब्जेक्ट दे भी कैसा है, प्लूरल। तो और हमने पढ़ा है कि जो भी फाइनाइट वर्ब होगी वो कर्ता को फॉलो करेगी, यानी कर्ता प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब भी बहुवचन। और मैंने बता रखा है कि वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है वो बहुवचन होता है। तो ये भी अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल, यानी हमारा ये जो कंकॉर्ड है, जो हार्मोनी है, जो तालमेल है वो समान है, यानी सेंटेंस इसीलिए यहाँ पर गो आता है। ऊपर वाले में अगर हम राम के साथ गो कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि राम तो हमारा सिंगुलर है। और अगर हम केवल गो करते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल का तो प्लेयर नहीं बनना है, जो ग्रामर का हमारा रूल है। तो यानी कि हमको उसको भी सिंगुलर बनाना होता है, तो इसीलिए हम उसमें ईएस जोड़ते हैं। तो ये इसमें हम जब ईएस जोड़ेंगे तो इसीलिए हम लगाते हैं राम के साथ गोज़। ठीक, तो अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों क्रियाएं जो हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही आई हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में। तो जो भी जब क्रिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है तो वो क्रिया हमारी हो जाती है फाइनाइट वर्ब। कैसे हो जाती है बच्चों, फाइनाइट वर्ब। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ किसी बच्चे ने या किसी ने भी पकड़ लिया तो सेंटेंस पहचानने में उसको दिक्कत नहीं आती है। तो जब फाइनाइट वर्ब है हम पहचान गए, और ये भी देख पा रहे हैं कि एक ही है, जब फाइनाइट वर्ब एक ही है तो मैंने बताया है कि जब फाइनाइट वर्ब केवल एक ही है तो सेंटेंस हमारा होगा क्या, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और एग्जांपल हम देखते हैं। कहीं पर भी किसी को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे है मोहन एंड सोहन। मोहन एंड सोहन आर watching
द टीवी, आर वॉचिंग द टीवी। फिर है दे हैव बीन watching they have been watching the TV for 2 hours। अब ये बच्चों हमारे पास 2 सेंटेंस हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ मोहन, सोहन और एंड से जुड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर दे है, आप जानते हो दे प्लूरल है तो हैव आएगा। हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चले गए हैं तो बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म, और उसके साथ समय भी दिया होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपको ये भ्रम नहीं होना है कि क्रिया 2 हो गई यहाँ पर, एक वाचिंग अलग कर दो और हैव बीन अलग कर दो। सोचो कि ये भी तो क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, लेकिन ये अलग अलग हैं। जब हम पूरे सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालने के पूर्ण अर्थ निकालेंगे तो हमको दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तब भी हम सेंटेंस का सही अर्थ निकाल पाएंगे। इसीलिए इसमें आया दे हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 आवर्स। और जब भी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आया है आर, और इनके अनुसार आया तो यहाँ पर ये भी हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब। तो इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस भी हमारे कैसे होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि सिंपल सेंटेंस की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।